नमस्कार। आज हम बात करेंगे आंदोलनों की जो फिलहाल हिंदी प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो हिंदी पट्टी है उन इलाकों में जो आंदोलन चल रहे हैं। इसमें आंदोलन दो तरह के हैं, दो तरह के लोग इसमें आंदोलित हैं। लेकिन मिला जुला करके अगर देखा जाए तो सवाल सिर्फ और सिर्फ नौकरी का है। कोई नौकरी पाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, कोई अपनी नौकरी को बचाने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एक मामला बिहार का अगर मामला उठाएं तो वहां दरोगा सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाल लें, उसके लिए युवा सड़कों पर है और इन युवाओं पर पुलिस लाठी भांज रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की अगर बात करें या समूचे देश की अगर बात करें तो लाखों शिक्षक आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। धरना प्रदर्शन चारों तरफ जारी है और ये शिक्षक सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश को लेकर के उसके विरोध में खड़े हैं। आदेश टीटी की अनिवार्यता है, शिक्षक भर्ती में टीटी की अनिवार्यता है, यानी कि जो टीटी पास नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा या उसके पास टीटी क्वालिफाई उसने नहीं किया है तो वो शिक्षक बनने के योग्य नहीं कहलाएगा। ये मामला टीटी का बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसके लिए कई बार शिक्षक आंदोलित हुए, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ नई भर्ती का नहीं है, सवाल उन सारे शिक्षकों का है जो अभी कार्यरत हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो सेवानिवृत्ति की वल पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जिनकी नौकरी, जिनकी सेवानिवृत्ति में महज 2 साल, 4 साल, 5 साल भी बचे हैं, तो उन्हें हर हाल में टीटी करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। शिक्षक इसके विरोध में लामबंद है। आरोप ये भी लग रहा है कि जो ये कोर्ट का फैसला आया है वो केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत आया है, यानी केंद्र सरकार भी इसमें कहीं न कहीं से नौकरी छीनने के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है। जो हालात पैदा हुए हैं वो कम नहीं है। शिक्षकों ने हुंकार भरी है, व्यापक देशव्यापी आंदोलन के लिए वो लामबंद हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने
केंद्र सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अभी हाल ही में बहुत सारे देश भर में, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ, जम करके शिक्षक आंदोलित रहे। उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन शुरू हो चुका है। इस कड़ी में आज वाराणसी के प्राथमिक शिक्षक, उन सब ने दोपहर बाद धरना स्थल शास्त्री घाट पर, लाल बहादुर शास्त्री घाट पर सभा की, अपनी मांगों को दोहराया और उसके बाद वहां से जुलूस निकालकर वो जिला मुख्यालय पहुंचे। सनत कुमार सिंह के अगुवाई में, और यहां जिला मुख्यालय पहुंच करके उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। सवाल ये उठता है कि जो साल 2 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाला है, जिसने इस पेशे में पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी जवानी बिता दी, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान भी मिल चुका होगा। उनके लिए भी ये सारी चीजें अनिवार्य की गई हैं। अब शिक्षकों का ये कहना है कि ये सरासर उनका अपमान है। दशकों से कोई 20 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल से अध्यापन में लगा है, अपनी पूरी जिंदगी नौनिहालों को शिक्षित करने के लिए खपा दी। प्राथमिक स्कूलों का क्या हाल है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यापन के अलावा वो तमाम सारे सरकारी काम, पशुओं को गिनने से लेकर के इंसानों को गिनने तक, मैं उल्टा बोल गया, इंसानों की गिनती से लेकर के पशुओं की गिनती तक, मतदाता सूची को अपडेट करने से लेकर के वो तमाम सभी कार्य, खैर इन कार्यों को अलग करते, केवल अध्यापन की अगर बात करें, इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे लड़के, बहुत सारे छात्र कहीं किसी जिले में कलेक्टर होंगे, कमिश्नर होंगे, पुलिस कमिश्नर होंगे, एसपी होंगे, डीवाईएसपी होंगे, अधिवक्ता होंगे, जिला न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी होंगे, जज भी बने होंगे। आज उनकी प्रतिभा पर, उनकी शैक्षणिक दक्षता पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। सवाल है कि आज अंग्रेजी स्कूलों का बाहुल्य हो गया है, लेकिन वो वक्त भी था जब इन्हीं प्राइमरी पाठशालाओं से निकल करके देश को चलाने वाले, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, इन सभी में
इन प्राइमरी स्कूलों के छात्रों का ही योगदान रहा है, लेकिन आज उनकी योग्यता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। न्यायालय का निर्देश है, हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई सवाल खड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन जो ये फैसला आया है, हो सकता है कि जिन न्यायाधीश ने, जिस पीठ ने ये फैसला दिया हो, उनके दिमाग में शिक्षा की गुणवत्ता या उनके क्षरण की कोई बात उनके दिमाग में चल रही हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कहीं कोई उदाहरण उनके दिमाग में मिला हो, उन्होंने देखा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारे के सारे शिक्षक योग्य नहीं है, दक्ष नहीं है। इसी देश में कभी एक दौर आया जब बीएड की शिक्षा के लिए तमाम शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता दी गई। तब बीएड जरूरी था। आज की तारीख में बीएड करने का कोई मतलब नहीं है। वो बीएड की डिग्री जो मिलती थी, उसमें केवल और केवल पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही छात्रों का, उनकी योग्यता का, उनकी दक्षता का मूल्यांकन नहीं होता था। बाकायदे उनका प्रैक्टिकल होता था। वो छात्र स्कूलों में जा करके पढ़ाया करते थे और पीछे से उनके एग्जामिनर बैठ करके उन्हें निरीक्षण करते थे कि ये शिक्षक पढ़ाने योग्य है या नहीं है। वो चीजें सब कुछ दरकिनार कर दी गई। शिक्षकों को छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करना है किसी भी विषय के लिए, इसकी शिक्षा टीईटी के माध्यम से उसको क्लियर कर लेने से आज वही एक मान्यता हो गई है, वही एक श्रेष्ठता का आधार बन गया है, गुणवत्ता का आधार बन गया है। लेकिन जो छात्र बीएड करके जाते थे, 8वीं तक 10वीं तक की कक्षा के लिए वो अनिवार्य होता था। उस बीएड की कक्षा में जो लोग बीएड किए हैं, उनसे अगर आप मिले, उनसे अगर आप पूछें, तो वो बताएंगे कि कितनी कठिन पढ़ाई, परीक्षा, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों कितनी महत्वपूर्ण होती थी। और वहां से निकलने वाला छात्र, वो डिग्रीधारी छात्र बीएड का, एक कुशल अध्यापक होता था। लेकिन अब जो टीईटी है, उसमें क्या है? सवाल उठना चाहिए ये भी। आज बीएड करने के लिए वो कॉलेज भी बंद होने लगे, कई बंद हो गए। बीएड की पढ़ाई, बीएड की डिग्री महत्वहीन हो गई है।
खैर, ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है, लेकिन इस पर हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने, एक ये घोषणा की है कि इस निर्णय के, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के संदर्भ में वो एक पुनर्विचार याचिका, प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे। सवाल ये उठता है कि वो याचिका कब दाखिल होगी, कब उस पर सुनवाई होगी, कब उसका फैसला आएगा, तब तक क्या होगा? तब तक सबका, ये शिक्षक क्या करेंगे? पूर्व में ऐसे जो भी निर्णय आते थे, वो चाहे शासन की तरफ से हो या न्यायालय की तरफ से हो, उसमें एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन होती थी कि इसके इस तिथि के बाद, इस तिथि से जिसकी नियुक्ति होगी उसके लिए ये अर्हताएं लागू हो जाएंगी। लेकिन उसके पीछे के लोग जो थे वो यथावत रहते थे, उनके ऊपर कोई नई योजना का, नई योग्यता का पैमाना लागू नहीं होता था। लेकिन आज उन सभी शिक्षकों के ऊपर यह लागू कर दिया गया है। लाखों शिक्षक हैं। अब अगर बात करें तो जो स्थिति बन रही है वो बहुत भयावह है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस आदेश के बाद देश भर के तकरीबन 50 लाख शिक्षक जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक में अध्यापन से जुड़े हुए हैं, इस आदेश का उन सभी 50 लाख पर असर पड़ेगा। इसमें से उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख, मध्य प्रदेश में 7 लाख और राजस्थान में करीब 8 लाख। मैं हिंदी प्रदेशों की बात कर रहा हूं, इसलिए ये बताया है। हालांकि एक मामला इसमें ये जरूर है, जैसा मैंने बताया, कि जो पुराने शिक्षक हैं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा शेष है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची है, उन्हें छूट तो मिलेगी लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। उनकी नौकरी नहीं जाएगी लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। लिहाजा इन परिस्थितियों से जूझते हुए शिक्षक लामबंद हैं और उन्होंने दिल्ली कूच का, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने भी दिल्ली कूच का मन बना लिया है, ऐलान कर दिया है। अब आगे क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है। उधर अगर हम बात करें बिहार की, बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां जो नौकरी मांगिएगा तो आपको लाठी ही मिलेगी। वो चाहे बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, छात्र हो, युवा जो नौकरी की मांग कर रहे हो, उन सबको केवल और केवल लाठी मिलेगी। मांग उनकी सिर्फ इतनी है कि बिहार में
जो नवंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके पहले दरोगा भर्ती की वैकेंसी निकाली जाए। लेकिन 15 तारीख को जब ये युवा सड़कों पर निकले तो उन्हें पुलिसिया आतंक का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करे उसके पहले ये सब हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार या कहे कि बीजेपी सरकार 20 साल से वहां सत्ता पे है। चंद दिनों को छोड़ दें जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, लेकिन जब महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, उस दौरान आज के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने उन चंद दिनों में ही बेरोजगारों को कम से कम शिक्षक बनाने का एक बड़ा काम किया था। लाखों लोगों को शिक्षक बनाया। उसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश से भी लोग गए थे, वो भी चयनित हुए। बिहार रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में देश में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। ये वही प्रदेश है जहां अभी हाल ही में कुछ महीने पहले पलायन रोको रोजगार दो एक यात्रा कन्हैया कुमार ने निकाली थी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरी सभा में ऐलान किया था कि फैक्ट्री जाएगी गुजरात और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं चलेगा। ये नारा भी गूंज रहा है। पलायन रोको नौकरी दो का नारा भी गूंज रहा है। ये चुनावी वर्ष है बिहार के लिए, लेकिन सरकार की कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। वो लगातार एक ही दिशा में। अभी हाल ही में कुछ घोषणाएं चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने की थी। चंद पैसे, चंद रुपए, हजार में युवाओं को दे करके उन्हें नौकरी, उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए देने की घोषणा जरूर की है। हो सकता है कि वो पैसा मिल भी गया हो या मिलने वाला हो। यानी ठीक मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह चुनाव के पहले ऐलान कर दो और चुनाव के बाद कि इसमें बहुत सारा घपला हो गया, बहुत से नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट आ गए, उनको भी लाभ मिल गया, तो वो सब कुछ मामला घटता चला जाता है। ये है बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार
और बीजेपी शासित हिंदी पट्टी के वो राज्य जहां युवा ही नहीं, सीनियर सिटीजन भी, क्योंकि जो शिक्षक होगा, जो रिटायर होने वाला है, जिसकी उम्र 58 साल के करीब पहुंच चुकी है, जब वो अपने जीवन भर की कमाई इस देश को समर्पित कर चुका है, एक शिक्षक की कमाई है क्या? उसका छात्र योग्य छात्र बने, देश के विकास में अपना योगदान दे, इससे ज्यादा और क्या है शिक्षक की कमाई? उसने अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से, अपनी योग्यता से मासूम बच्चों, नौनिहालों, 5 साल, 6 साल, 7 साल से लेकर के 10 साल, 12 साल तक के बच्चों को एक कुम्हार की तरह गढ़ा। उसका योगदान आज की तारीख में सिफर है। ऐसा होना नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं? सरकार को रोजगार देना नहीं है और अगर कोई रोजगार मांगने सड़क पर निकल जाएगा तो उसे लहूलुहान कर देना है। कुछ आंकड़े और भी जान लीजिए इसी देश के रोजगार के मामले में। तमिलनाडु का रोजगार, फैक्ट्रियों की स्थिति 40,000, गुजरात में जहां 2002 से भाजपा शासन में है, 35,000, और बिहार में 3,000 से कुछ ज्यादा। और अगर इन 11 सालों की बात करेंगे पूरे देश की, 20 सालों की बात करेंगे बिहार की, कहां कहां फैक्ट्री खुला, फैक्ट्रियां कहां खुली, फैक्ट्रियां बंद होती चली गई, रोजगार खत्म होते चले गए। अभी हाल ही में बिहार में साहिब गए थे तो एक सवाल बड़ी तेजी से गूंजा था, जो उन्होंने 5 साल पहले वादा किया था कि अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से बनी हुई चाय पिएंगे। अब की बार जब गए तो लोगों ने पूछना शुरू किया, मोदी जी चाय नहीं पिएंगे या बिना शक्कर वाली चाय पिएंगे? उसका जवाब क्या है? ये हालात हो गए हैं। और इन युवाओं को इन 20 सालों में, उन चंद दिनों को छोड़ दे जब राजद और कांग्रेस और वामपंथी दल सरकार में थे, उन कुछ चंद दिनों को हटा दीजिए तो इन 20 सालों में कितनी फैक्ट्रियां खुली बिहार में, कितने रोजगार के साधन उपलब्ध हुए।
प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र बनारस। तीसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। कितनी फैक्ट्रियां खोल दिया इन्होंने, अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को कितना रोजगार दे दिया। एक कांग्रेस रिजीम में डीजल इंजन कारखाना हुआ करता था, ले दे करके आज वही बचा है, जिसको कि अब डीजल से इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया, डेरेका से बरेका हो गया, डीजल की जगह बनारस हो गया। इसी बनारस में घंटी मिल हुआ करती थी, कॉटन मिल हुआ करता था, काले पंखे का रोजगार हुआ करता था, पानी चढ़ाने के लिए पंप का रोजगार भी यहां हुआ करता था। वो सब कुछ बंद हो गया। हालांकि ये सब आज नहीं बंद हुआ है, लेकिन अगर घोषणा ही सही मान लिया जाए तो बंद चीनी मिल को खोलने और वहां की चाय पीने का वादा बिहार में तो प्रधानमंत्री जी ने किया था। अगर बनारस की स्थिति का अंदाजा होता, उसके अतीत में गए होते, जानने की कोशिश किए होते कि यहां कभी घंटी मिल भी हुआ करता था, कभी कॉटन मिल भी हुआ करता था, कभी काले पंखे का रोजगार भी हुआ करता था, पंप का रोजगार हुआ करता था, तो शायद जुमला ही सही, लेकिन बनारस वालों को यह जुमला भी नहीं मिला। मिला क्या? कॉरिडोर, जिसने पूरे बनारस की ट्रैफिक व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया, बिना सोचे समझे। खैर, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो दो आंदोलन है, इन दो आंदोलनों की परिणत क्या होगी, सोच की भी डर लगता है। देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है, वो घोषणा कब तक मूर्त रूप ले पाती है, और बिहार का युवा ये भी देखना होगा कि वो कब तक सिर्फ रोजगार के नाम पर लाठियां ही उसको मिलती रहेंगी। सवाल आपके सामने है, आप अपनी दृष्टि से फैसला करें। नमस्कार, जय हिंद, अजय चतुर्वेदी।